हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए आई होप, क्योंकि ये मेरी एक बहुत ही स्पेशल परचेज़ के ऊपर है। आईफोन 14 प्रो 256 GB का वेरिएंट है, डीप पर्पल इसका कलर है। ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये मेरी लाइफ की पहला एक एप्पल प्रोडक्ट का परचेज़ है। टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा कुछ एप्पल आईफोन का कुछ बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। मैं बहुत पहले से सैमसंग का बहुत ही लॉयल कस्टमर रह चुका हूँ, बट इस बार कुछ नीड्स की वजह से मुझे लेना पड़ा है। तो चलो शुरू करते हैं। वैसे मैंने थोड़ी सी चीटिंग कर लिया आप लोग के साथ। मैं बहुत इंटरेस्टेड था फ़ोन लाते ही घर पर आकर, तो उसको मैंने उस वक्त ही खोल लिया है। मैं वीडियो का वेट नहीं कर पाया था कि शूट करूँ वहाँ तक इसे खोलूँ, बट मैंने फिर भी थोड़े बहुत अरेंजमेंट से कर लिए हैं डब्बे को बिल्कुल नया नया बनाने का, इसकी बॉक्सिंग को, ताकि थोड़ा खोलते हुए दिखे आप लोग को भी नया कि मैंने लिया हुआ है कुछ। तो चलो दिखाता हूँ। तो यार सॉरी इसकी अनबॉक्सिंग इतनी शॉर्ट रखने के लिए। वीडियो शॉर्ट नहीं है, बी पेशेंट, वो भी आगे और आएगा। एप्पल हमें कुछ ज़्यादा सामान देता नहीं है कि उसे मैं अनबॉक्स करूँ आपको दिखाऊँ भी। इसके अंदर क्या आया, क्या है, कुछ नहीं आया। एक ये बुकलेट सी है और एक चार्जिंग केबल थी। हाँ, और क्योंकि चार्जर हमको देता नहीं है तो मैंने एक अलग से एक एडाप्टर इसका परचेज़ कर लिया था, और उसकी केबल इसमें लगी हुई है जो मुझे इसके साथ मिली थी। और इसमें उसके अलावा बस एक मेजर हमें फ़ोन मिलता है, और फ़ोन खोलने के बाद क्या कुछ नहीं। ये जो अभी आप देख रहे हो, ये मैंने कुछ बेसिक सेटअप किया था। अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर कर, वाईफाई कनेक्शन सेलेक्ट कर कर, और अपनी प्रेफरेंसेस, अपना iCloud पर अकाउंट बनाकर हमारा फ़ोन तैयार हो जाता है कुछ इस तरीके से। हाँ, तो अब बात आती है मेरी परचेज़ पर। मैं 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स से मैं बिल्कुल ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। मुझे एक बड़ा फ़ोन नहीं चाहिए था। इसकी डिस्प्ले 6.1 इंचज़ की है और प्रो मैक्स की 6.7 इंचज़ की थी, तो मैं थोड़ा हैंडी फ़ोन प्रेफर करता हूँ, तो इसलिए मैंने 14 प्रो लिया है। बाकी मेजर डिफरेंस इन दोनों में बस स्क्रीन साइज़ में है, 6.1 और 6.7 जैसे कि मैंने बताया। और उसके बाद जो फ़र्क आ जाता है वो है बैटरी में। इसकी 3200 mAh की बैटरी आ जाती है, हमको मिल जाती है। और 14 प्रो मैक्स में द फिगर गोज़ अप टू 4300 mAh। तो फ़र्क इतना ही है बेसिकली। बाकी काम आपको सब कुछ सेम ही मिलेगा। कैमरा भी बिल्कुल सेम है, और स्क्रीन क्वालिटी, बाकी सब बिल्ड वगैरह सब कुछ बिल्कुल सेम। बैक साइड मैट उसमें भी मिल जाएगी आपको, सरामिक शीट उसमें भी मिल जाएगी, और कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। हाँ, तो अभी जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मैं आईफोन 14 और आईफोन 14 आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुआ था। बट जहाँ मैं कंफ्यूज हुआ था वो था आईफोन 14 प्रो और सैमसंग S23 अल्ट्रा। तो यार सैमसंग के तो लॉयल है ना, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो बनता है। तो मैंने फाइनली उसको एलिमिनेट मैंने S23 अल्ट्रा को इस वजह से किया। तो पहली चीज़ जो मुझे लगी थी इस फ़ोन का फॉर्म, ये 14 प्रो मुझे बहुत हैंडी लगता है, मतलब बहुत ईजी टू यूज़ है। आप एक हाथ से कुछ भी करो, आपका अंगूठा कहीं भी चला जाएगा। और लेकिन S23 अल्ट्रा थोड़ा बड़ा फ़ोन था। और दूसरी थी बिल्ड क्वालिटी, दोनों की बहुत बढ़िया है। 23 अल्ट्रा की भी और 14 प्रो की भी, दोनों की बैक साइड आपको मैट मिल जाती है। बट लेकिन आईफोन जहाँ पर जीत जाता है वो थोड़ा है, इसका मतलब अगेन इट बॉयल्स ऑन द सेम पॉइंट, इसकी हैंड फील, इसकी टच फील बहुत अच्छी लगी मुझे। तो मेरे लिए बहुत टफ कॉल थी 23 अल्ट्रा की और 14 प्रो की। बट देन इवेंचुअली मैंने लिया ये। क्यों लिया वो अब भी आपको और आगे डिटेल में पता चलेगा जब मैं इसकी स्पेसिफिकेशन और डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो पहला फैक्टर जो मैंने कंसिडर किया था आईफोन 14 और S23 अल्ट्रा में, वो था वीडियो रिकॉर्डिंग का। तो आईफोन हमारा 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, और S23 में वो बाहर चला जाता है 8K तक। बट लेकिन ओवरऑल जब वीडियो क्वालिटी की बात करी जाए तो S23 और 14 प्रो में बहुत नेक टू नेक का वो रहता है कंपटीशन। बट लेकिन अगर हम बाद में जाएं, अगर हमें मोर बेटर ऑब्जेक्ट डिटेलिंग चाहिए तो उस चीज़ में आईफोन जीत जाता है। और सेकेंडरी वीडियो स्टेबिलिटी, अगर इनकेस अगर आप भाग के वीडियो बना रहे हो तो मेरे ख्याल से वीडियो ज़्यादा स्टेबल आईफोन 14 में बनती है। मैंने आईफोन 14 का ट्राई किया था बनाकर वीडियो, तो इसी फ़ोन में मैंने ट्राई करा था, तो काफ़ी मतलब बहुत स्टेबल थी इवन भागने के बाद भी। 23 अल्ट्रा मैंने अपने फ्रेंड के फ़ोन में चेक करा था, तो उससे मुझे मतलब नहीं लगा कि वीडियो इतनी स्टेबल शूट हो रही है। लेकिन ओवरऑल क्वालिटी S23 अल्ट्रा की आई थिंक मतलब मैच कर सकते हो आप 14 की वीडियो रिकॉर्डिंग से क्वालिटी वाइज। दूसरा एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर आ जाता है डायनामिक रेंज का। अगर बैकग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, अगर हमारा बैकग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसको आप बेटरली नो
हैंडल कर सकते हो आईफोन के अंदर, और S23 में उसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। और इसका कैमरा मतलब आईफोन ने पहली बार 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है इसका, बाकी दो कैमरा 12 मेगापिक्सल के हैं। लेकिन इस चीज़ में S23 अल्ट्रा ने इंसेनली हाई जाकर 200 मेगापिक्सल का कैमरा दे दिया। बट लेकिन एज ऐसे ऑप्टिमाइजेशन आईफोन 14 प्रो की ज़्यादा बढ़िया है उससे। 23 अल्ट्रा में हमें 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है और 10 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो और पेरिस्कोपिक कैमरा है उसके अंदर। बट हाँ, इस कैमरेज पे अगर बात कर ही रहे हैं तो इससे मैं एक और बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि आईफोन 11 से लेकर आईफोन 14 तक हमें मतलब ओवरऑल जो लुक और डिज़ाइन है वो लगभग कुछ सेम ही मिलता है। वेराज सैमसंग ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। S20, S21, लेकिन अब आकर जो उसके लास्ट दो सीरीज़ आई हैं S23 और S22, उसमें हमें थोड़ा बहुत सिमिलर डिज़ाइन जो मिलता है कि हाँ सैमसंग ने भी रिपीट किया है। बट लेकिन आईफोन ने तो भाई कुछ तबाही सी कर दी है। मतलब 11 से लेकर 14 तक सारे सेम डिज़ाइन है, बस इस कॉन्टोर में आप देख सकते हो कैमरे का लेंस थोड़ा आपको बाहर सा दिख रहा होगा कि हाँ ये बाहर को आ रहा है। इसके अलावा अगर आप बहुत दूर से देखोगे तो आप फ़र्क नहीं कर बता पाओगे कलर्स को छोड़कर कि ये फ़ोन आईफोन 14 है आईफोन 13 है। कलर्स इसलिए कहा क्योंकि ये जो कलर है डीप पर्पल ये सिर्फ 14 में ही आता है, वैसे 13 में कुछ अपने स्पेसिफिक कलर्स हैं। तो हाँ, इसमें इन लोगों ने कैमरा के लेंस को भी 65% तक बड़ा किया है और इसके अल्ट्रा वाइड वीडियो का लेंस को भी इन्होंने बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया हुआ है इस बार। और फ्रंट कैमरा में भी ऑटो फोकस पहली बार हमें इसमें मिल रहा है। नाउ कमिंग टू द डिस्प्ले, S23 अल्ट्रा में हमें एमोलेड का डिस्प्ले मिल जाता है 2K का। इसको हम जाकर चेंज भी कर सकते हैं क्वाड एचडी में सेटिंग्स में जाकर, बट देन अगेन इट कैन कंज्यूम मोर बैटरी, तो उसको आप थोड़ा वाइजली चेंज कीजिए, यूज़ कीजिए या चेंज भी कीजिए सेटिंग में जाकर। और आईफोन में हमें OLED डिस्प्ले मिल जाता है जो आई थिंक मतलब बढ़िया है। कुछ ज़्यादा मतलब फ़र्क एक लेमैन नहीं पता सकता कि डिस्प्ले में क्या है क्या नहीं। ब्राइटनेस जो अभी आप देख रहे हो ये एक मैं बिल्कुल धूप में मैंने इस फ़ोन को रखा हुआ है और बिल्कुल मतलब साफ दिख रहा है कि क्या चीज़ें हैं, मतलब अच्छे से फिगर आउट कर सकते हो। वैसे सैमसंग में मतलब क्योंकि 2000 निट्स की हमें इसमें ब्राइटनेस मिल जाती है, लेकिन आईफोन में यही चीज़ सैमसंग में यही सेम चीज़ 750 निट्स की है, तो उसमें मतलब धूप में इतना बेटर वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। ये मैंने खुद मतलब नोटिस किया है। और डिस्प्ले की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो लगे हाथ में इसके जो इसका मेन फीचर है आईफोन 14 का इस बार जो आया हुआ डायनामिक आइलैंड का, इसमें मैंने इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाया हुआ है तो थोड़ा दिख नहीं रहा होगा ढंग से क्योंकि बीच में आपको ब्लैक सा स्पेस दिख रहा है। ये असली में नहीं दिखता है, ये स्क्रीन गार्ड लगाने के बाद आपके पास आ रहा है। काफ़ी लोगों के इसमें मिक्स ओपिनियंस हैं। इसमें कुछ लोग को लगता है कि डायनामिक आइलैंड अननेसेसरीली काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उनको मतलब काफ़ी बार गेम्स खेलने में दिक्कत आ जाती है। वेरा सैमसंग ने इसमें क्लेवरली प्ले कर एक छोटा सा पिन होल कैमरा के जितना स्पेस जो होता है वो यूज़ किया हुआ है, तो उसमें लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी क्योंकि स्पेस कवर्ड बहुत लेस था। तो डायनामिक आइलैंड फीचर एक इसका ऑल न्यू लॉन्च्ड फीचर है, तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे बाद में अभी, बट क्योंकि डिस्प्ले की बात कर रहे थे तो मैंने इसको सोचा उसको भी बता देता हूँ। इफ़ यू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस देन आईफोन 14 प्रो में हम लोगों को A16 की बायोनिक चिप मिल जाती है और S23 अल्ट्रा में हम लोगों को स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाता है। आईफोन कॉन्सिक्यूटिवली अपने सारी सीरीज़ में अपने प्रोसेसर बढ़ाता रहता है, जैसे कि आईफोन 13 में हमें A15 मिलता था, आईफोन 12 में हमें A14 के बायोनिक चिप मिलती थी। तो मतलब जैसे जैसे आईफोन के नए नए सीरीज़ लॉन्च होती रहती है परफॉर्मेंस इनकी बढ़ती रहती है। और अगर हम रैम की बात करें तो S23 अल्ट्रा में हमें 12 GB की मिल जाती है और इसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 या 8 GB की आईफोन 14 में। बट लेकिन अगेन ऑप्टिमाइजेशन आईफोन 14 में ज़्यादा बढ़िया है। आप यूज़ करके अगर आप दोनों फ़ोन को यूज़ करेंगे तो यू कान से कि मतलब यू कान फिगर आउट एक्चुअली कि S23 अल्ट्रा में 12 GB का है और इसमें 8 GB का है या 6 GB का है। तो ऑप्टिमाइजेशन की जब बात आती है तो आईफोन जीत जाता है। और हमें इसमें एक ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले मिल जाता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, को ज़्यादा यूज़ मुझे दिखता नहीं है ये सिवाय बैटरी खर्च करने के। इसमें बस ये है कि फ़ोन बंद करने के बाद भी आपका फ़ोन बंद नहीं होता है। इसमें मतलब बहुत कम ब्राइटनेस पर आपके फ़ोन जलता रहता है। हाँ, बट लेकिन आप उसको पॉकेट में डालेंगे तो ये बंद ज़रूर हो जाएगा। इसका यूज़ केस मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि आप टेबल पर अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आपका फ़ोन रखा हुआ है, तो आपको बिना फ़ोन हाथ लगाए आपकी चीज़ें आपको जो दिख सकती हैं, ऊपर से छोटी मोटी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, तो उस चीज़ में ये आपको हेल्प कर सकता है। थोड़ी बहुत बैटरी यूसेज बढ़ाएगा, 5 to 10% का ही फ़र्क आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बट इस फीचर का के लिए मैं थोड़ा सा न्यूट्रल हूँ।
तो अब हम बात करते हैं आईफोन 14 में टोटली न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फीचर से, जिसको डायनामिक आइलैंड से एप्पल ने कहा है। अगर हम आईफोन 12 और आईफोन 13 को याद करें तो उसमें ये वाला स्पेस नॉन यूजेबल था। उसको हम वो ना ही तो उसको हम टच कर सकते थे, ना ही स्क्रॉल कर सकते थे, तो वो एक तरीके से स्पेस का वेस्टेज ही था। बट लेकिन आईफोन 14 में ऐसा नहीं है, ये स्पेस टोटली यूजेबल है। इसको अगर आप टच करें तो आप देख रहे होंगे ये बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। इसको अगर हम स्क्रॉल करें ऊपर से नीचे तो ये नोटिफिकेशंस भी दिखाएगा जो भी है। मेरे फ़ोन में अभी कुछ नोटिफिकेशन है नहीं, सॉरी ये मेरे फ़ोन में ऐसा कि या तो ये नीचे आया क्योंकि नोटिफिकेशन कुछ अभी इसमें है नहीं, मैंने सारी क्लियर कर रखी हैं, तो इसलिए कुछ दिखा नहीं रहा है। ये कुछ टच की दिक्कत नहीं है, मेरे हाथ शायद अभी ऑयली हुए थे, मैंने शायद कुछ किया था काम, तो इस वजह से नीचे नहीं आया वो एक बारी में। बट अदरवाइज इट फंक्शंस एज स्मूथ एज एनीथिंग। इवन गेम्स खेलते वक्त भी आप इस एरिया को यूज़ कर सकते हो। ये टोटली रिस्पॉन्सिव है उस केस में भी, वेरास आईफोन 13 और आईफोन 12 जो उसके पहले के थे ये स्पेस नॉन यूजेबल था। वो मतलब आप उसको नहीं, अगर आप उसको टच भी करेंगे तो वहाँ कुछ नहीं होता था। बट लेकिन गेम खेलते वक्त भी ये वाला एरिया पूरा रिस्पॉन्सिव है। अगर आप यूट्यूब वीडियो भी देख रहे हैं या कुछ और भी काम कर रहे हैं तो ये वाला एरिया पूरा रिस्पॉन्सिव रहता है। बाकी इसका यूज़ अगर आप लोग को कुछ अगर अभी नहीं समझ आ रहा है तो मैं एग्जांपल के तौर पर एक चीज़ करके दिखाऊँ। अगर मैं इसमें क्लॉक खोलूँ और अगर टाइमर मैं सिलेक्ट कर दूँ स्टार्ट का, तो ये अभी मेरा टाइमर स्टार्ट हो चुका है। और अगर मुझे कुछ यूज़ केस ऐसा है कि मुझे बैक जाना है, मुझे कुछ और काम करना है, तो अगर हम देखेंगे कि हमारा ये डायनामिक आइलैंड बड़ा हो गया है और जैसे जैसे हमारा टाइम कम होता रहेगा ये डायनामिक आइलैंड छोटा होता रहेगा। तो इससे मतलब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डायनामिक है और ये छोटा होता रहेगा जैसे जैसे हमारा टाइम कम हो जाएगा। तो एक यूज़ केस इसका ये है कि जहाँ पर आप इसके फंक्शनैलिटी को एक्चुअली में देख सकते हो कि हाँ डायनामिक आइलैंड काम कर रहा है। और अगर आप वापस इसमें क्लिक करते हैं तो ये हमें ले जा लेगा वापस हमारे स्टॉप टाइमर के अंदर। यहाँ से आप बंद करें, कैंसिल करें तो आपको यहाँ से बंद भी हो जाएगी। और ऐसे ही अगर आपकी कॉल चल रही है या आपका कुछ स्पॉटिफाई पर आपका गाना चल रहा है तो इस तरीके से आपको कुछ आपका डायनामिक आइलैंड ऐसे वेव्स दिखाता रहेगा, या आपके कॉल के केस में कॉल दिखाता रहेगा कि हाँ ये कुछ चीज़ चल रही है। तो इस केसेस में ये डायनामिक आइलैंड आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी आईफोन 14 प्रो की, एज़ पर माई यूसेज, एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैंने ट्राई कर आप लोगों के साथ शेयर करने का। इन्फॉर्मेशन दी गई अगर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय, सी यू सून।